स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कांट क्लासेस में। मैं हूं आपके साथ कृष्णकांत आचार्य। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास 9 सब्जेक्ट में। ये है मेरे पास मनोहर दे की बुक। सभी स्कूलों में ज़्यादातर लगभग यही मनोहर दे की बुक चलती है। कोचिंग वाले भी ज़्यादातर यही बुक चलाते हैं। मैं भी आपको इसी बुक से पढ़ाऊँगा। सबसे पहले लिख लेते हैं क्लास 9 के टॉपिक जो हमें पढ़ने हैं, जो मैं आपको पढ़ाऊँगा। सबसे पहले संख्या पद्धति, फिर बीजगणित, निर्देशांक ज्यामिति, मेंसुरेशन, सांख्यिकी और प्रायिकता। ये सब टॉपिक जो आपके पेपर में आने हैं मैं आपको पढ़ाऊंगा। सबसे पहले देखते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हम अंकों की संक्रियाएं करना सीखेंगे, और जैसे पूर्णांक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, ये भी सीखेंगे। सबसे पहले आइए हम सीखते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं कौन सी कहलाती हैं? तो अनंत को छोड़कर हमारी जितनी भी संख्याएं हैं सारी की सारी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, चाहे धनात्मक हो, चाहे ऋणात्मक हो, चाहे कैसी भी हो। इन्हें हम रियल नंबर भी कहते हैं। जैसे -3 हो गया, -1/2, 5/2, 0, 4, कोई भी संख्या हो सारी की सारी हमारी वास्तविक संख्याएं कहलाती है। ठीक है, केवल इस फॉर्म को छोड़कर। अगर नीचे 0 आ जाए तो ये अनंत फॉर्म होती है, ये वास्तविक नहीं है। अब आते हैं पूर्णांक संख्या। जिनमें 0 सम्मिलित होता है वे सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं, या 0 से शुरू होने वाली संख्याएं पूर्णांक संख्या, जैसे 0, 1, 2, 3 ... इन संख्याओं में कोई भी भिन्नात्मक संख्या नहीं होती है। इस तरफ -1, -2, -3 ये सभी संख्याएं पूर्णांक संख्या होती हैं। धन पूर्णांक की यदि हम बात करें, ये है ऋण पूर्णांक -1 से अनंत तक, और ये है धन पूर्णांक 0, 1, 2, 3 ... प्राकृतिक संख्या, एक, 2, 3, 4 ... माना जो संख्याएं 1 से शुरू होती हैं वो सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। जो संख्याएं 0 से शुरू होती हैं वो सारी पूर्णांक संख्याएं होती हैं। इस तरफ भी -1, -2, -3 ... ये सभी हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। हम इसमें पढ़ेंगे धन पूर्णांक संख्याओं के बारे में, या धन प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। इसमें हम 0 को सम्मिलित नहीं करेंगे। 1 से 2, 3
1 से 2 3 4 5 ये लगभग ये सारी इन संख्याओं के बारे में हम संख्याएं पढ़ेंगे। इन संख्याओं के कुछ नियम होते हैं जिन्हें हम लिख लेंगे। देखिए ये जो फॉर्म लिखी है इनका समुच्चय, समुच्चय माने समूह है। इन धन पूर्णांकों के समूह को हम n से डिनोट करेंगे। 1 2 3 जो इन्हें हम यदि समुच्चय कह दें, ये समुच्चय का साइन होता है, तो इन्हें हम n डिनोट करेंगे। ये सभी आपने देख ली। अब इन संख्याओं पर आधारित हम सबसे पहले कुछ नियम देखते हैं, जैसे कि समवर्ग नियम। या इसको इंग्लिश में कहते हैं क्लोजर लूप। इसका मतलब है कि यदि A belongs to n, B belongs to n, then A plus B also belongs to n। इसका मतलब यदि एक A का मतलब मान लो कोई 2 है, 2 अगर n के भीतर है, ये संख्या ले लें हम 5, ये n के भीतर है, तो इनका योग भी n के भीतर होगा। इनको हम जोड़ लेंगे। n के भीतर मतलब ये पूर्णांक संख्याएं हैं। n बराबर कितना है? 1 2 3 डॉट 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 इतना। देखिए 2 इसके अंदर आएगा, 5 इसके अंदर आएगा, तो इनका योग भी इसके अंदर आना चाहिए। 2 + 5 इनको हम जोड़ लेंगे, कितना आएगा ये? 7। देखिए 7 भी तो इसके अंदर आएगा ना। ये हो गया हमारा एक क्लोजर लूप। दूसरा है क्रम विलोमी नियम। इसका मतलब है A + B = B + C। मतलब क्रम हम कैसा भी करते हैं उल्टा सीधा, जोड़ने पर उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जोड़ने पर आंसर सेम आएगा। जैसे मान लीजिए A = 3, B = 4, इन दोनों में रखो तो A का मान 3, B का मान 4, इसमें भी रखो 4, A का मान 3, इन दोनों को जोड़ेंगे 4 + 3 7 बराबर 4 + 3 7, दोनों बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब A + B = B + C। एक ये हो गया आपके पास, एक ये हो गया। तीसरा है साहचर्य नियम। A + B + C = A + B + के C। अब इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे? जैसे मान लिया हमने A = 2, B = 3 और C = 4, रख दो मान। A का मान 2,
प्लस बी का मान 3 सी का मान 4 बराबर ए का मान 2 प्लस बी का मान 3 प्लस सी का मान 4 2 प्लस 3 और 4 को जोड़ेंगे 7 बराबर 2 प्लस 3 को जोड़ेंगे 5 प्लस की 4 7 और 2 9 बराबर 5 प्लस 4 9 ये दोनों बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब ये ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी, ये सही है अपना। एक ये नियम हो गया आपके पास। ये सारे सूत्र हैं। ये 3 नियम होते हैं, संवरक, क्रम विनिमय और सहचर। ये अपने योग में होगा, गुणा में भी ऐसे होंगे। गुणा का संवरक नियम कैसे हुआ? a, b belongs to n, then a गुणा b belongs to n। क्रम विनिमय नियम कैसा होगा? a गुणा b बराबर b गुणा a। और सहचर नियम a गुणा b गुणा c बराबर a गुणा b गुणा c। ये गुणा के नियम हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास सारे धन पूर्णांक संख्याएं लिखी हुई हैं। पहला सवाल है, धन पूर्णांकों को बताइए। जैसे -3 4/7 6 -8 8/2 3 गुणा 6 -3 गुणा में -6 √2। इनमें हमें बतानी है कि धन पूर्णांक संख्याएं कौन सी हैं। देखो वो लिखा है, धन पूर्णांक संख्याएं 1 से लगा के 1 2 3 4 5 6 कितनी भी होती हैं, लेकिन वहां कहीं भी भिन्नात्मक संख्या नहीं लिखी है। जैसे 5/6 या 6/7 ऐसी संख्या नहीं लिखी है, ना ही कोई ऋणात्मक संख्या है। तो ये ऋणात्मक संख्या ये अपनी धन पूर्णांक नहीं होगी। धनात्मक संख्या ये भी नहीं होगी। 6 लिखी है ये होगी। -8 ये नहीं होगी। अब ये लिखा है 8/2, इसका मतलब होता है 8/2। 2 का 8 में भाग देंगे 4 तो उसमें आएगी, तो एक 4 होगी। अब 3 और 6 इसका गुणा करेंगे, कितना होगा? 18, तो ये 18 भी उसमें आएगी। अब ये देखिए, आप सोच रहे होंगे ये दोनों माइनस में है इसलिए धन पूर्णांक नहीं होगी। नहीं, जब इन दोनों का गुणा होगा, गुणा में लिखी है संख्याएं दोनों, इन दोनों का गुणा होगा तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। और 6 का गुणा 3 में 18 +18, अब तो इसमें आ गई। ये √2 है, ये इसमें भी नहीं होगी। तो केवल 6 4 18 18 ये 4 संख्याएं हमारी धन पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, ये चिन्ह के गुणा हैं। देखो, अगर जैसे कोई प्लस का गुणा प्लस में होगा तो आंसर प्लस में आएगा। अगर प्लस का गुणा माइनस में होगा तो माइनस। अगर माइनस का गुणा प्लस में होगा तो भी आंसर माइनस। लेकिन अगर माइनस का गुणा माइनस में होगा तो आंसर प्लस। ये आप ध्यान रखिए।
और इसके अलावा सम और विषम संख्याएं तो आप लोग जानते ही हैं। सम संख्याएं, विषम संख्याएं, सम संख्याएं जो पूर्णतः 2 से विभाजित हो जाती हैं वो सारी सम संख्याएं कहलाती हैं, और विषम संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 सम संख्याएं 2 से विभाजित होने वाली, 2 के गुणनखंड 2, 4, 6, 8, 10 और विषम जो 2 से विभाजित ना हो, 1, 3, 5, 7, 9 इसके अलावा भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं देखो जो संख्याएं एक था उसी संख्या के अलावा किसी और से विभाजित ना हो वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हमने 5, ये तो या 1 से विभाजित होगी या 5 से विभाजित होती, उसके अलावा किसी और से विभाजित नहीं होगी। 3 या तो ये 1 से या इसी संख्या से विभाजित होगी, उसके अलावा किसी से विभाजित नहीं होगी, तो हम कहेंगे ये अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या हमारी कौन कौन सी होगी? 1, 3, 5, 7, 11, 13 मतलब जो संख्याएं एक या उसी संख्या के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो वो सारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। और भाज्य संख्या, अभाज्य संख्याओं के अलावा जितनी संख्या है वो भाज्य संख्या या फिर अन्य संख्याओं से विभाजित होने वाली संख्या भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे इसमें एक 2 भी है, 2 भी किसी से विभाजित नहीं होता। इसमें 4, 6, 8, 10, 8, 9, 10 देखिए किसी न किसी संख्या से ये विभाजित होंगी, ये भाज्य संख्या होंगी। ठीक। देखिए प्रश्नावली 1A, सवाल नंबर 1, 20 और 40 के बीच समस्त समधन पूर्णांक लिखिए। 20 और 40 इसके बीच हमें समस्त धन पूर्णांक लिखने हैं। इसके बीच में कितनी असंख्य करोड़ों संख्याएं हैं, लेकिन हमें कौन सी लिखनी है? समधन पूर्णांक। तो इसके बीच बीच में कौन सी, जैसे 21 आएगा, 22, 23 भिन्नात्मक संख्या नहीं लिखनी है क्योंकि वो पूर्णांक संख्या नहीं होगी। और पूर्णांक में भी कौन सी? केवल समधन पूर्णांक। जैसे 1 और 3 है, ये नहीं लिखनी है, केवल 2, 4, 6 ऐसी वाली। 20 और 40 के बीच में 21 होगी, 21 लेकिन सम नहीं है। कौन सी लिखनी? समधन पूर्णांक। सम होगी 22, जो 2 से विभाजित होंगी वो सम संख्या कहलाती है। अब 21 तो 2 से विभाजित होगी नहीं, कौन सी होगी? 22। तो 22 हमारी समधन पूर्णांक होगी। 22 के अलावा 23 भी नहीं होगी, फिर होगी 24, फिर 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 ये सारी हमारी 20 और 40 के बीच में समधन पूर्णांक संख्या हो गई। 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। 1 से 10 के बीच सारी अभाज्य धन पूर्णांक लिखनी है। अभाज्य कौन कौन सी बताया था अभी? जो 1 और उसके अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो वो अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 3 हो गई, 5 हो गई, 7। देखो 1 और 3, 1 और 10 के बीच में कौन कौन सी है? एक तो 2, 3, 5, 7 बस इतने ही। आगे 9 लिखेंगे तो 9 तो 3 से विभाजित होती है, वो अभाज्य नहीं होगी।
अब देखिए योगात्मक प्रतिलोम, और यहाँ गुणात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम क्या कहलाता है और गुणात्मक प्रतिलोम क्या कहलाता है? ये सारी जस्ट उल्टी संख्याएं हैं। जैसे यदि हम कोई संख्या a ले लें तो इसका योगात्मक प्रतिलोम होगा माइनस के a, क्योंकि इसको जोड़ने पर 0 आएगा। 0 क्या है? योगात्मक इकाई। गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे, यदि कोई संख्या a है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा 1/a, क्योंकि इन दोनों का गुणा करने पर 1 आएगा। 1 क्या है? गुणात्मक इकाई। ठीक, योगात्मक प्रतिलोम ये है गुणात्मक प्रतिलोम। जैसे कोई संख्या है, मान लो इसकी जगह 3 है, हम लिखें 3 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए। ठीक, यही संख्या लिखनी है लेकिन माइनस में। हो गए? 3 ले लें, 3 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, इसको जस्ट उल्टा लिख दें, 1/3। हो गया? देखिए चौथा सवाल, 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। इसका योगात्मक प्रतिलोम संख्या ये लिख देंगे, आगे माइनस लगा दो केवल, लो माइनस के 2/3 जो अपनी योगात्मक प्रतिलोम हो गई। 5वां सवाल देखो, -5 का गुणात्मक प्रतिलोम। अब इसका हमें गुणात्मक प्रतिलोम चाहिए। गुणात्मक प्रतिलोम के लिए क्या करते हैं? उल्टा कर देते हैं, 1/, में लगा देते हैं। ये हो जाएगा 1/, में -5। अब माइनस ऊपर लिखा है, नीचे एक ही बात है, इसे अपन कर दें -1/5। यहाँ नीचे अच्छा नहीं लगता है, इसको ऊपर लगा देंगे -1/5। ठीक, अगला सवाल है 6वां, P+Q और P-Q का योगात्मक प्रतिलोम बताइए। हमने पहले भी कहा था योगात्मक प्रतिलोम है निकालना है तो सीधा सीधा आगे माइनस का चिन्ह लगा दो, हो गया। इसके आगे माइनस का चिन्ह लगा दो, लो निकल आया। इसके आगे माइनस चिन्ह लगा दो, माइनस, और कोष्ठक में P-Q हो गया योगात्मक प्रतिलोम। एक सवाल नंबर 3 देखो, इसमें लिखा 2a+1 का क्रमानुयायी पूर्णांक। क्रमानुयायी पूर्णांक माने इससे जस्ट एक आगे, इसमें एक जोड़ दो, 2a+2, इससे मतलब जस्ट आगे की संख्या। एक के आगे क्या है? 2, फिर 3, इसमें एक जोड़ रहा, इसमें एक जोड़ दो, 2a+2 हो गया। सवाल देखिए 7वां, 5 गुणा 3 गुणा 2 बराबर 5 गुणा 3
गुणा में x। ये हमें दिया हुआ है, x का मान हमें निकालना है। क्या करेंगे, पहले 5 कोष्ठक में का हल करेंगे। पहले 3 गुणा 2 3 दूनी 6 बराबर कोष्ठक में भी हल करेंगे। 5 दिया 15 गुणा x। 5 और 6 का गुणा कितना होगा, 5 छक्के 30 बराबर 15 गुणा में x। अब देखो, इसको अंक को हम अंक के साथ ले जाते हैं और चर को चर के साथ। ये x y क्या है, चर हैं, और 1 2 3 4 क्या होते हैं, हमारे अंक। इन्हें 1 2 3 4 डॉट, इन्हें हम बोलते हैं अचर। इनके मान बदलते नहीं है। x y z a b c डॉट डॉट, ये क्या होते हैं, चर। इनके मान बदल जाते हैं। माने हम x का मान 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं, ये चर हैं और ये अचर। चर को चर के साथ ले जाएंगे, अचर को अचर के साथ, या ऐसे भी कहते हैं अंक को हम अंक के साथ ले जाएंगे। x को अकेला रहने दें। देखिए 30 इस तरफ है, 15 को हम इस तरफ लाएंगे। जब बराबर के इस तरफ लाते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं। अगर गुणा में होगा तो भाग में आएगा, भाग में होगा तो गुणा में आएगा, प्लस का होगा तो माइनस आएगा, माइनस का होगा तो प्लस आएगा। यहाँ गुणा में है, इस तरफ आएगा, काय में आएगा, भाग में आएगा। 30 भाग में बटे लगा दो, बटे 15 बराबर x हो गया। अब 15 से 30 में भाग देंगे, कितनी बार कटेगा, 2 बार। x का मान कितना आ गया, 2 हो गया। नौवां सवाल देखो, लिखा है a एक समपूर्णांक है, a माइनस 1 इंटू में a प्लस 1। a क्या है, समधन पूर्णांक। a तो सम है, ये बताना है हमें सम है या असम है। अगर a सम है तो मान लिया हमने a का मान 4 मान लिया हमने, 4 भी तो सम है। a बराबर 4 मान लिया, इसमें रख दो, पता चल जाएगा सम है या विषम है। a की जगह 4 रखेंगे, 4 माइनस 1 4 प्लस 1, 4 में से 1 गए 3 गुणा 4 प्लस 1 5 बराबर 15। 15 क्या होता है, सम या विषम, विषम होता है। देखिए उसके अलावा 11वीं का पहला है, दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है। जैसे अभाज्य है, 1 3 गुणा 5, इनका गुणा होगा तो ये हो गई 15, तो ये क्या अभाज्य है, नहीं है। 3 से 5 से कट जाएगा, ये कभी अभाज्य नहीं हुआ, तो ये गलत हो गया। दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है। 3 प्लस 5 ये 8, 8 भी 2 से कट जाएंगे, 4 से कट जाएंगे, ये भी अभाज्य नहीं है। a और b कोई दो ऋण पूर्णांक है तो a प्लस b सदैव एक ऋण पूर्णांक होगा।
ये सही है। कैसे देखते हैं। जैसे मान लो a का मान हो गया -1, b का मान हो गया -2, दोनों ऋणात्मक संख्याएं हैं। अगर हम a प्लस b करें, इसका मतलब -1 प्लस -2, -a प्लस और माइनस, यदि दो चिन्ह हो तो गुणाओं के क्या हो जाएंगे, माइनस, बताया था, -2। अब यदि दोनों माइनस की संख्याएं हैं तो दोनों जुड़ेंगी। अगर एक प्लस और एक माइनस होता तो घटती, दोनों माइनस हैं तो जुड़ेंगी, 2 और 1 3, लेकिन चिन्ह काय करेगा, माइनस का। तो ये कौन सी होगी, माइनस संख्या होगी। तो ये सही है कि यदि ए और बी कोई दो ऋण पूर्णांक है तो a प्लस बी भी ऋणात्मक होगा। देखिए, यदि a और b हमारे पास विषम धन पूर्णांक हैं तो a स्क्वायर, b स्क्वायर, a प्लस b, ये है सवाल नंबर 13। a गुणा b, a इंटू a प्लस 1, b इंटू b प्लस 1। यदि a और b विषम हैं तो ये कैसे होंगे, सम होंगे या विषम होंगे, या कौन कौन सी संख्याएं सम होंगी। मान लिया हमने a बराबर 3, b बराबर 5, क्योंकि दोनों विषम दी हुई हैं। 3 का वर्ग करेंगे 9, b का मान 5 का वर्ग करेंगे 25, a प्लस b 3 प्लस 5, ये कितना होगा 8। तो एक कैसी हो गई, सम संख्या हो गई है। तो ये हुई सम, a गुणा b, 3 गुणा 5, a का मान 3, b का मान 5, ये हो गया 15। 15 कैसी है, विषम संख्या है, हमें कैसी चाहिए, सम संख्या है। a का मान 3, b का मान 5, 5 प्लस 1 6, 6 दिया 18। तो ये भी कौन सी हो गई, सम संख्या। सम संख्या माने 2 से विभाजित, तो 18 में 2 का भाग चला जाएगा। b का मान 5 प्लस 1, सॉरी यहाँ a था, 4 दिया 12, 12 भी सम होगी। 5 प्लस 1 6, 5 गुणा 6, 6 पंचे 30, 30 कौन सी संख्या होगी, सम। 30 में 2 का भाग चला जाएगा, ये सम संख्या होगी। कौन कौन सी होगी, a प्लस बी, a इंटू a प्लस 1, b इंटू b प्लस 1। ठीक है। आज के लिए इतना ही, आपकी आगे की क्लास कल होगी।